हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम अपन पिछले लेसन में पिछले वीडियो में देख कर आए थे। आज अपन उसकी एप्लीकेशंस करने वाले हैं। गॉस थ्योरम की क्या क्या एप्लीकेशंस है, उसमें पहली एप्लीकेशन समझेंगे। तो पहली एप्लीकेशन निकालनी है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्यू टू लाइन चार्ज। कोई चार्ज है जो लीनियर है, यानी एक लाइन में है, एक वायर के फॉर्म में कोई चार्ज अगर हमको दिया हुआ है तो उसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज कितनी आएगी वो अपने को निकालनी है। मतलब कोई हमको वायर दिया हुआ है एक लीनियर फॉर्म में, एक सीधा तार दिया हुआ है और उसको यूनिफॉर्मली चार्ज कर रखा है, उसके वजह से उसके चारों ओर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अपने को कैलकुलेट करना है। तो कैसे समझेंगे इसको देखिए एक बार। तो इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर को बोल सकते हैं, लाइन चार्ज बोल सकते हैं, इनफाइनाइट लेंथ वायर बोल सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो एक वायर अपन ने एज्यूम किया, जो एक थिन वायर, एक पतला तार है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है और द लेंथ ऑफ द वायर इज इनफाइनाइट। वायर की जो लेंथ है वो कैसी अपन ने एज्यूम की है, इनफाइनाइट है। यूनिफॉर्मली चार्ज है तो सारा का सारा चार्ज इसकी लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और लेंथ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो पर यूनिट लेंथ के चार्ज को बोलते हैं उसकी लाइन डेंसिटी। उसको किसे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। एक वायर है, इसका कोई पॉइंट हमने ओ एज्यूम कर लिया, इस ओ पॉइंट से आर डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट पी है, एक कोई हम पॉइंट पी कंसीडर कर सकते हैं। इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो अपने को कैलकुलेट करनी है। तो क्या काम करना पड़ेगा, गॉस थ्योरम का अपने को यूज़ करना है। तो गॉस थ्योरम के लिए क्या आना चाहिए, पहली कंडीशन जो है कि वो सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, जिसमें चार्ज है। जैसे अपन उदाहरण के तौर पर एक अपन ने रिफिल लिया पेन का, ये इसको वायर मान सकते हैं, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, उसको चारों ओर से बंद करना है। तो बंद करने के लिए हम जो सिमेट्रिकल लेंगे वो शेप क्या बनेगी, एक सिलेंड्रिकल शेप हो जाएगी। तो एक सिलेंड्रिकल शेप अपने को एज्यूम करनी पड़ेगी। तो एक सिलेंड्रिकल सरफेस अपन एज्यूम करते हैं जिसकी यहाँ से डिस्टेंस आर है, तो इधर भी डिस्टेंस आर हो जाएगी। तो आर इसकी रेडियस का काम करेगी। आर रेडियस का एक सिलेंड्रिकल सरफेस अपन एज्यूम करते हैं। इसकी रेडियस कितनी है, आर। हाइट कुछ ना कुछ होगी, तो इसकी हाइट को अपन ने लेंथ मान लिया और लेंथ इसकी है एल। एल लेंथ का एक सिलेंड्रिकल सरफेस अपन एज्यूम करते हैं, उसकी वजह से अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पी पॉइंट पर कैलकुलेट करनी है। यूज़ करना है गॉस थ्योरम का, और गॉस थ्योरम में चाहिए फ्लक्स, और फ्लक्स के लिए चाहिए अपने को एरिया। तो पी पॉइंट पर एक एरिया एलिमेंट लेते हैं अपन, जिसका एरिया है DA1 हमने मान लिया वेक्टर। डायरेक्शन कैसी होगी, तो सिलेंड्रिकल सरफेस के, ये सिलेंड्रिकल सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर होगी, ये परपेंडिकुलर होगी। लेकिन यहाँ पर केवल सिलेंड्रिकल सरफेस नहीं है, इसके दो सर्कुलर सरफेस और हैं, एक ऊपर है और एक नीचे है। तो एक तो हमने पॉइंट यहाँ पर मान लिया, लेट पी है, इसको क्यू मान लिया, और ऐसे ये एक आर पॉइंट मान लिया। तो एरिया वेक्टर इसका कितना होगा, परपेंडिकुलर अपवार्ड्स होगा। लेट दिस इज DA2 वेक्टर और दिस इज DA3 वेक्टर। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई वेक्टर, जो अपने को कैलकुलेट करना है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो चार्ज यहाँ तो यानी चार्ज वायर पर है, तो वायर से आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। हमने मान लिया यहाँ पर कितना है, दिस इज ई क्यू पॉइंट पर है, तो ई क्यू वेक्टर। ऐसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया, तो ये कितना है, ई आर वेक्टर। ये इसके परपेंडिकुलर है और ये इसके परपेंडिकुलर है, तो DEQ और DA2 और ER और DA3 both are perpendicular, but E vector and DA1 vector are collinear.
तो तीनों पॉइंट सर अपन क्या निकालेंगे, फ्लक्स निकालेंगे। तो सबसे पहले फ्लक्स निकालते हैं। तो नाउ फ्लक्स एट पॉइंट P, इसको हमने मान लिया डी फाई पी। क्या होगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वन वेक्टर, एक डायरेक्शन में कोलिनियर है तो एंगल 0 हो गया, तो कितना हो जाएगा ई डी ए वन और कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये हो गया ई डी ए वन। तो P पॉइंट से कितना फ्लक्स पास होगा उसको कैलकुलेट कर लिया। फ्लक्स एट पॉइंट Q पर निकालेंगे तो डी फाई क्यू दैट इज इक्वल टू ई क्यू वैक्टर डॉट डी ए टू वैक्टर। परपेंडिकुलर हैं तो ई क्यू डी ए टू कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ये टोटल फंक्शन 0 हो जाएगा। सेम फ्लक्स एट पॉइंट कहाँ पर निकालना है अपने को, R पर, तो डी फाई आर, तो ई आर वेक्टर डॉट डी ए थ्री वेक्टर, यही परपेंडिकुलर है तो ई आर डी ए थ्री और कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू 0, तो पूरा फंक्शन 0। तो अपन ने क्या यहाँ पर कैलकुलेट किया कि जो इसका सिलेंड्रिकल सरफेस है वहाँ से कोई ना कोई फ्लक्स निकल रहा है। एक एलिमेंट डी ए वन ले लिया तो वहाँ से कोई ना कोई फ्लक्स है, लेकिन जहाँ पर इसके जो सरफेस हमारे पास जो बॉटम है या हेड सरफेस है, जो सर्कुलर सरफेस है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है, एंगल 90, इसलिए कोई फ्लक्स वहाँ से पास नहीं होगा। इसमें सारा फ्लक्स कहाँ से पास होगा, इसके सिलेंड्रिकल सरफेस से। ये तीनों की तीनों हमने इसकी एक स्मॉल वैल्यू एलिमेंट वैल्यू ली है। तो नाउ फ्लक्स एलिमेंट फ्रॉम होल सरफेस, होल सरफेस से कितना एलिमेंट पास होगा, तो डी फाई इज इक्वल टू डी फाई पी प्लस डी फाई क्यू और प्लस डी फाई आर। डी फाई पी की वैल्यू कितनी है, तो वो है ई डी ए वन, बाकी दोनों 0 हैं, इसलिए कितना आ जाएगा ई डी ए वन। इज दैट क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ, केवल और केवल सिलेंड्रिकल जो सरफेस है वहाँ से ही कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, बाकी जो सरफेस हैं इसके ऊपर और नीचे के जो सर्कुलर सरफेस है वहाँ से कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा है। फ्लक्स पास कहाँ से पास हो रहा है, केवल और केवल सिलेंड्रिकल सरफेस से। एलिमेंट वैल्यू अपन ने निकाल ली, तो जो सिलेंड्रिकल सरफेस है वही की वही है। नेट फ्लक्स निकालेंगे तो नेट फ्लक्स के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो नाउ नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, now net electric flux from cylindrical surface। सिलेंड्रिकल सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, तो अपन ने मान लिया फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। क्लोज सरफेस है तो इसलिए इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा, क्लोज। वैल्यू पुट करो, डी फाई की वैल्यू अपन ने निकाली है कितनी है, ई डी ए वन। तो फाई इज इक्वल टू ई कॉन्स्टेंट है, बाहर चला गया, इंटीग्रेशन किसका होगा, डी ए वन का। अब ध्यान दीजिए डायग्राम में देखेंगे, डी ए वन क्या लिया है हमने, एरिया एलिमेंट लिया है। कहाँ पर लिया है, इसका सिलेंड्रिकल सरफेस पे एक छोटा सा एलिमेंट है तो डी ए वन है। इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो होल सरफेस हो जाएगा, और सरफेस एरिया कितना होता है, तो हियर इंटीग्रेशन ऑफ डी ए वन इक्वल टू होल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और सरफेस का सिलेंड्रिकल जो एरिया होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर एच। तो 2 पाई रेडियस कैपिटल आर है, स्मॉल आर लिए तो 2 पाई स्मॉल आर, और एच की जगह हेड कितनी ली है, एल, तो रिजल्ट हो गया 2 पाई आर एल। देन वैल्यू पुट कर दो, तो फाई इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल, इक्वेशन 1।
तो जो सिलेंड्रिकल सरफेस लिया है, यानी इस वायर को अपन ने क्लोज किया है चारों तरफ से लाइन चार्ज को, तो सिलेंडर बना। सिलेंडर में एक ऊपर सर्कुलर सरफेस है, एक नीचे सर्कुलर सरफेस है। वहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया है, वह परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ से ना तो कोई यहाँ से फ्लक्स पास होगा ना यहाँ से फ्लक्स पास होगा। फ्लक्स कहाँ से पास होगा? चार्ज के परपेंडिकुलर पास होता है। तो कहाँ से पास होगा? तो ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस है इससे चारों तरफ से निकलेगा। तो जो फ्लक्स आया, नेट वैल्यू अपने निकाली, कितनी आ गई? E इंटू 2πRL। कैलकुलेट अपने को करना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी E की वैल्यू निकालनी है। किसका यूज करना है? तो गॉस थ्योरम का। तो बट फ्रॉम गॉस थ्योरम क्या होता है? फाई इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर नेट चार्ज कितना है? किसके अंदर? सिलेंड्रिकल सरफेस के अंदर। उसका क्या होता है? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अपने को चाहिए इसके अंदर कितना चार्ज है। अपने को चार्ज की वैल्यू नहीं पता, तो ये पता है कि इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। तो लैम्डा का मतलब क्या हो गया कि लैम्डा इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन लेंथ। लेट द टोटल चार्ज इज क्यू। लेंथ कितनी है? एल। तो सिग्मा क्यू अपॉन एल है, तो सिग्मा क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? लैम्डा इंटू एल। यूनिट लेंथ का लैम्डा, तो एल लेंथ का कितना हो जाएगा? एल इंटू लैम्डा। तो ये वैल्यू हो गई लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। दिस इज इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को कंपेयर कर दें। अपने को क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या आएगा? E इंटू 2πRL इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E कैलकुलेट करना है, तो E इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टोटल डिवीजन में क्या जाएगा? तो 2πRL, L से L कैंसिल आउट, तो E इज इक्वल टू बचेगा लैम्डा अपॉन 2πR इंटू एप्सिलॉन नॉट। सेपरेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये सेपरेट करेंगे तो E इज इक्वल टू 1 अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट अलग कर दिया और लैम्डा अपॉन R। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर कूलम। तो लाइन चार्ज है, अगर कहीं कोई वायर है इनफाइनाइट लेंथ का जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, चार्ज डेंसिटी उसकी लैम्डा है, तो उसकी वजह से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है? 1 अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई R, न्यूटन पर कूलम। इन वेक्टर्स फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो E वेक्टर, डायग्राम में हमने देखा था E वेक्टर कैसा था? R के कोलिनियर है, तो R की डायरेक्शन में हो जाएगा, तो 1 अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन R, और डायरेक्शन क्या होगी? R कैप, न्यूटन पर कूलम। तो ये हो गया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, सॉरी पॉइंट चार्ज नहीं, लाइन चार्ज। लीनियर चार्ज है या इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, उसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। यहाँ से क्या निकल जाएगा? तो दिस इज क्लियर, E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। अगर लैम्डा कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा? R के डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कैसा हो जाएगा? ये R है, ये E है, ऑरिजिन O, तो ग्राफ ये पैराबोलिक बनेगा। E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। ठीक है, तो ये हो गया इसका फर्स्ट एप्लीकेशन, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज। फर्स्ट एप्लीकेशन जो हमने गॉस की थ्योरम से किया है, लाइन चार्ज की वजह से निकाला था। जो चार्ज डेंसिटी अपन ने पढ़ी थी उसका यूज हुआ और गॉस थ्योरम का यूज हुआ। तो गॉस थ्योरम का यूज करते हुए अपने काम किया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ऐसी 2-3 एप्लीकेशन और आप पढ़ने वाले हो। अभी उससे पहले ये जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन से रिलेटेड एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है कि डेरिवेशन टाइप का है, इसलिए मैं उसको करा दे रहा हूँ। न्यूमेरिकल करेंगे तब साथ में करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं एक बार अपन। चलिए, एक एग्जाम्पल है जो इसी पर बेस्ड है। एग्जाम्पल एक डेरिवेशन टाइप का, इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ। बाकी न्यूमेरिकल्स के साथ बाकी एग्जाम्पल्स करेंगे। इसमें क्या क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन है कि कोई क्यू चार्ज है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है किस पर? तो मैं बोल देता हूँ एक बार क्वेश्चन। चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल R। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस स्मॉल x। ऑल्सो एनालिसिस फॉर x इज मोर देन कैपिटल R। तो क्या क्वेश्चन है कि R रेडियस की एक कोई रिंग दे रखी है, उस पर क्यू चार्ज हमने जो दिया है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा।
हम जानते ही हैं कि अगर जो चार्ज किसी भी सरफेस को दिया जाता है, किसी भी शेप पार्टिकल शेप कंडक्टर को दिया जाता है, तो उसकी शेप के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेंथ है तो लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर एरिया है तो एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वॉल्यूम है तो वॉल्यूमेट्रिक होगा। तो ये एक रिंग दी है, तो रिंग का मतलब क्या होगी, उसकी केवल सर्कमफेरेंस यानी लेंथ होगी, लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उसकी वजह से रिंग की एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट है, वहाँ पर इसका अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो क्या होगा, रिंग के बारे में अपन पढ़ चुके हैं 11वीं क्लास में। रिंग में जब अपन ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू रिंग, तो क्या क्या केस निकाले थे, तो उसमें अपन बात एक्सिस की कर रहे हैं। तो एक्सिस क्या होती है कि रिंग के सेंटर से जाने वाली जो लाइन होती है उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, उसको बोलते हैं हम इसकी एक्सिस। तो यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है जहाँ पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब पॉइंट, इस डायग्राम को हम 3D में ऐसे तो बना नहीं सकते, तो इसलिए अब डायग्राम को अपन 3D में बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो उस डायग्राम को समझिए। तो एक रिंग हमने एज्यूम की, कोई ये रिंग है, इसका सेंटर O है और रेडियस कितनी दी है, रेडियस इज कैपिटल R, यूनिफॉर्मली चार्ज है। पूरे के पर जो चार्ज दिया रखा है वो कितना है, वो +Q चार्ज है, प्लस चार्ज से यूनिफॉर्मली इसके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। वी हैव टू कैलकुलेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस स्मॉल x फ्रॉम इट्स सेंटर। तो सेंटर से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P एज्यूम करते हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को फाइंड करना है। चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसकी चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, तो सॉल्यूशन में देखेंगे। तो डेंसिटी लैम्डा होगी, लैम्डा क्या होती है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, और टोटल लेंथ क्या होगी 2πr, तो लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन 2πr। तो लैम्डा इसकी डेंसिटी है, इसकी चार्ज डेंसिटी है। अब क्या काम करना है, अपने को P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस पूरे वायरबार में एक एलिमेंट एज्यूम करेंगे। तो एलिमेंट हम कहीं भी कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पर कोई एलिमेंट एज्यूम कर लिया, इसको मान लिया पॉइंट A है, और एक छोटा सा एलिमेंट अपन एज्यूम करते हैं ये। लेट द लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट इज dl एंड द चार्ज ऑफ दिस एलिमेंट इज dq। तो A पॉइंट पर dl लेंथ का अपन ने एलिमेंट लिया, जिस पर चार्ज कितना है, dq है। इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, P पॉइंट पर इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए अपने को यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये ट्रायंगल हो गया, इसमें ये परपेंडिकुलर, ये इसकी बेस, तो ये हाइपोटेनियस। क्या लगाएंगे अपन, पाइथागोरस थ्योरम, तो r² + x²। लेट द एंगुलर पोजिशन इज थीटा, ये आ गया। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट dl एट पॉइंट P कितना होगा, तो DE अपन ने इसको एज्यूम किया, तो DE इज इक्वल टू कितना होता है, तो KQ अपॉन r², Q की जगह चार्ज dQ है, और डिस्टेंस कितनी है, r² + x² का होल स्क्वायर। लैम्डा इक्वल टू dQ अपॉन dl, तो dQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा इंटू dl, डेंसिटी लैम्डा है और लेंथ dl है, वैल्यू पुट कर दो, तो k लैम्डा इंटू dl अपॉन में r² + x²। इसका स्क्वायर रूट है, सॉरी स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर रूट से होल स्क्वायर खत्म, तो क्या बचेगा, r² + x² बचा। इज दैट क्लियर। तो dl लेंथ का हमने कोई एलिमेंट लिया, उससे इतनी डिस्टेंस पर पॉइंट P है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, तो k चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, चार्ज dq, और डिस्टेंस है √r² + x², उसका होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट गया, तो r² + x² बचा। dq की वैल्यू निकालेंगे, तो लैम्डा इक्वल टू dq अपॉन dl, तो dq इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dl। ठीक है। अब डायरेक्शन कैसे होगी, तो डायरेक्शन होती है अलोंग टू द जॉइनिंग लाइन, तो जॉइनिंग लाइन के अलोंग ये हो गया DE। अब ध्यान कीजिए, ये एंगल थीटा है, तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल थीटा हो जाएगा। DE को कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, तो ये कंपोनेंट मिलेगा हमको DE cos थीटा, और इधर की तरफ जो कंपोनेंट मिलेगा वो कितना हो जाएगा, दिस इज DE sin थीटा। तो ऑन इसको जैसे कंपोनेंट में इसको डिवाइड किया, तो क्या मिलेगा, DE cos थीटा मिलेगा DE sin थीटा। इज दैट क्लियर।
अब ये जो अपने को पोर्शन मिला है एक इस एलिमेंट से मिला है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा देखेंगे डायग्राम को ध्यान से, तो कोई भी रिंग है तो रिंग में हमेशा क्या मिलता है, सिमेट्रिकल पॉइंट मिलता है। तो एक ए पॉइंट ऊपर है तो उसका सिमेट्रिकल पॉइंट नीचे मिलेगा, तो सिमेट्रिकल पॉइंट हमने उसी लेंथ का और एज्यूम कर लिया, डी ए लेंथ का, तो चार्ज इसका डी क्यू हो जाएगा, लेट द पॉइंट इज बी। तो बी से लेकर पी तक की जो डिस्टेंस होगी इसी के इक्वल होगी, कितनी हो जाएगी, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एंगुलर पोजिशन भी इक्वल हो जाएगी, दिस इज ऑल्सो थीटा। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी इसी के बराबर आ जाएगा डी ई। तो सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी, जो एलिमेंट ए एलिमेंट था, अब एलिमेंट हमने बी ले लिया, तो यही रिजल्ट आएगा, डी ई इज इक्वल टू के, सीधी वैल्यू लगा देते हैं, तो के लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, ये एंगल थीटा है तो कंपोनेंट ये क्या हो जाएगा, डी ई कॉस थीटा, और इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, डी ई साइन थीटा। आप ध्यान से देखेंगे डायग्राम में, डी ई साइन थीटा जो कंपोनेंट है वो वर्टिकल अपोजिट है, यानी एक अपवार्ड्स और एक डाउनवार्ड्स है, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में तो दे कैंसिल आउट टू ईच अदर, ये एक दूसरे कैंसिल कर देंगे, बट कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ डी ई कॉस थीटा इन सेम डायरेक्शन, इसलिए क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अभी हमने क्या काम किया है, रिंग के केवल दो हमने सिमेट्रिकल पॉइंट लिए हैं, एक ए लिया है एक बी लिया है, उनकी वजह से इसके दो कंपोनेंट डी ई कॉस थीटा प्लस डी ई कॉस थीटा ऐड हो रहे हैं, लेकिन एलिमेंट तो इधर भी होंगे इधर भी होंगे इधर भी होंगे, तो पूरी रिंग को अगर हम डिवाइड करेंगे तो कई सारे एलिमेंट हो जाएंगे, और सारे एलिमेंट की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी अपने को कैलकुलेट होगा, सेम उसका चार्ज है, सेम उसकी डिस्टेंस है, तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, कम एंगल भी सेम थीटा मिलेंगे, तो कंपोनेंट उसमें जो कॉस कंपोनेंट होंगे वो तो ऐड होंगे, और साइन कंपोनेंट है वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसलिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसके बराबर होगा, उनके साइन कंपोनेंट के सम के इक्वल होगा। तो बिकॉज कॉस कंपोनेंट बिकॉज साइन कंपोनेंट कैंसिल आउट टू ईच अदर बट कॉस कंपोनेंट आर इन सेम डायरेक्शन, देन द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द point P that is placed on the axis of the circular ring at distance x is equal to sum of horizontal component या sum of cos component of the all elements. तो now net electric field, तो E is equal to sum किसका होगा, डी ई cos component का, तो डी ई cos थीटा, सम करेंगे तो सम या इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन, डी के फॉर्म में लिया है तो इंटीग्रेशन, डी की वैल्यू हम निकाल चुके, तो कितनी थी, के लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इनटू कॉस थीटा। अब इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट हो रहा है, डी एल के रेस्पेक्ट। डी एल क्या है, एक एलिमेंट है, कहाँ पर है, इसकी सरकमफेरेंस पर, इसकी जो लोअर लिमिट होगी कम से कम कितनी होगी, 0, और मैक्सिमम लिमिट कितनी हो जाएगी इसकी, 2 पाई आर। तो E इज इक्वल टू के लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा, लिमिट होगी। अब इंटीग्रेशन डी एल के अलावा बाकी सारी चीज़ कांस्टेंट है, बाहर गया, तो के लैम्डा कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन डी एल लिमिट 0 to 2 पाई आर। E इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब अपने को कॉस थीटा चाहिए, कॉस थीटा कहाँ से निकलेगा, इस ट्रायंगल से निकलेगा, इस ट्रायंगल में निकालेंगे तो ये थीटा हो गया, ये बेस हो गया एक्स, और ये हाइपोटेन्यूस हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो एक्स अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हम रूट को हटाना चाहें तो पावर 1/2 हो जाएगी, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2 वैल्यू पुट कर दो, तो दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2। डी एल इंटीग्रेशन किया तो एल लिमिट 0 to 2 पाई आर। ई इज इक्वल टू के लैम्डा एक्स, नीचे बचा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट में पावर ऐड होती है 1 + हाफ, तो 3/2, ये बचा 2 पाई आर माइनस 0।
वैल्यू पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आ जाएगा E इज इक्वल टू के लैम्डा एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 इंटू ये बचेगा 2 पाई आर। E इज इक्वल टू के इंटू एक्स 2 पाई आर इंटू लैम्डा हम निकाल चुके हैं, तो किसकी वैल्यू है, टोटल चार्ज की वैल्यू शुरुआत में निकाला, तो लैम्डा इक्वल टू कितना था, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। टोटल चार्ज था Q और टोटल लेंथ थी 2 पाई आर, तो Q अपॉन 2 पाई आर इक्वल टू लैम्डा, तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई आर इंटू लैम्डा। तो ये तो वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, अपॉन में क्या है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 2 पाई आर इंटू लैम्डा इज इक्वल टू Q। तो E इज इक्वल टू आ जाएगा के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी न्यूटन पर कूलम, कहाँ पर, इसकी एक्सिस पर। इसमें एनालिसिस अपने को क्या करना है, एनालिसिस करना है इफ़ x इज ग्रेटर देन टू r, तो एक्स स्क्वायर इज मोर ग्रेटर देन टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर को नेग्लिजिबल करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर के, जैसा अपन ने किया था कहाँ पर, डायपोल में। डायपोल में कहाँ निकाला था, इंटेंसिटी एक्सिस पर और उसके इक्वेटर पे, वही कंसेप्ट आ गया यहाँ पर। तो देन E इज इक्वल टू के क्यू एक्स, नीचे बचेगा एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो E इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन एक्स क्यू, ऊपर x और नीचे एक्स क्यू एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो E इक्वल टू हो जाएगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट न्यूटन पर कूलम। तो किसी भी सर्कुलर रिंग के एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो ये आएगी, अगर x को अपन मैक्सिमम माने r के रेस्पेक्ट या r को नेग्लिजिबल करें, r माइनर है तो फिर दूसरा केस आ जाएगा। ठीक है, इसको करेंगे, बाकी और कराएंगे नेक्स्ट सवाल। थैंक यू।